whenever you will have questions on only formulation of LPP, पहले तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे, LPP बनाओ, सिंप्लेक्स पूरा का पूरा सॉल्व करो. अभी थोड़ा साइज कम हो गया है. सो नाउ दे गिव यू सम पर्टिकुलर पॉइंट. या तो आपको सिर्फ फॉर्मुलेट करने को बोलेंगे, या फिर LPP दी जाएगी, आपसे ग्राफिकल मेथड बोली जाएगी, या फिर आपको सिंप्लेक्स का एक पोर्शन पूछा जाएगा, नॉट द एंटायर सिंप्लेक्स. लेकिन पढ़ना हमें पूरा ही पड़ेगा क्योंकि पोर्शन कोई सा भी आ सकता है. तो इट्स नॉट वेरी लेंदी काइंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ डेज. आजकल जो ट्रेंड है, सिर्फ स्टैंडर्ड और मार्जिनल से हमें बड़े क्वेश्चंस आते हैं. एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, ये 3 चैप्टर्स हैं जिनसे बड़े क्वेश्चंस आते हैं 16 मार्क्स के. बाकी सबसे जनरली छोटे छोटे 8 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स तक के ही आते हैं. पहले बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस आया करते थे. तो इन एनी केस हमें पूरा ही पढ़ना है क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट आ सकता है. जब भी आपको केवल LPP फॉर्मुलेट करने को बोला जाएगा ना, दैट LPP विल बी ट्रिकी. इक्वेशंस फॉर्म करना हमेशा उधर ट्रिकी ही होगा. वेरिएबल सिलेक्ट करना विल बी द मोस्ट ट्रिकी पार्ट. किसको हम वेरिएबल माने. जो हमने एग्जाम्पल लिया वो बहुत ईजी था. वैसे LPPs कब आते हैं, जब आपको एक्चुअली सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करनी हो. तब आपको क्रिएट करने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे. LPP बनाने में, फॉर्मुलेट करने में इतनी ईजी LPPs होंगी जो हमने एग्जाम्पल में ली. दैट वॉज अ वेरी ईजी काइंड ऑफ LPP. वो सिर्फ तब आएंगी जब आपका मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज द मेथड. तो LPP फॉर्म करने में कोई बड़ी बात नहीं होगी. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर LPP केवल फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन है तो हमें देख के अभी लगा कि LPP फॉर्म करने में कुछ भी नहीं है. अभी मालूम पड़ेगा क्या है. वेरिएबल सिलेक्ट करना विल बी द टफेस्ट जॉब फॉर यू. वेरिएबल हम क्या सिलेक्ट करें. So the first question is, the following matrix gives the unit cost of transporting a product from production plants P1, P2 and P3 to destination D1, D2 and D3. 3 प्लांट्स है हमारे पास, 3 डेस्टिनेशन है. एक प्लांट से तीनों डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंचाए जा सकते हैं. तीनों प्लांट से एक ही डेस्टिनेशन पे भी गुड्स पहुंचाए जा सकते हैं. Plants P1, P2 and P3 have a maximum production of 65, 24 and 111 respectively, and destinations D1, D2 and D3 must receive at least 60, 65 and 75 units. Conditions दिए हमें, constraints. P1, P2, P3 की आपको maximum production दिया हुआ है, maximum supply. आप कितने भी यूनिट्स बना लो, you should not exceed this. P1 से आप D1, D2, D3 जिस पे भी ट्रांसफ़र करना चाहो, ज़्यादा से ज़्यादा 65 यूनिट्स ही जा सकते हैं. वैसे ही P2 से तीनों में से कहीं पर भी आप ट्रांसफ़र करो गुड्स, बट मैक्सिमम इट शुड बी ओनली 24. तीनों प्लांट्स की हमें मैक्सिमम कैपेसिटी दी है. देन डेस्टिनेशंस पे हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट दी है. दे नीड एटलीस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम इतना तो उन्हें चाहिए, 60, 65 एंड 75 यूनिट्स. मिनिमम दैट मच रिक्वायरमेंट है उनकी. तो आप किसी भी प्लांट से ट्रांसफ़र करो, अगर आपको D1 पे गुड्स चाहिए, P1, P2, P3 सबसे मिला के कम से कम 60 तो आने ही चाहिए, लाइक दैट. देन टेबल में हमें दिया हुआ है फ्रॉम P1, P2, P3 टू D1, D2, D3 हमें कॉस्ट दिए हुए हैं, यूनिट कॉस्ट. अगर एक यूनिट आप P1 से D1 पे ट्रांसफ़र करते हो द कॉस्ट विल बी 400. P1 से D2 पे ट्रांसफ़र करते हो कॉस्ट विल बी 600. लाइक दैट वी विल रीड द टेबल. किस प्लांट से किस डेस्टिनेशन पर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका रिस्पेक्टिव जो भी हमारा सेल है उसमें कॉस्ट दिया हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट. देन वी हैव सप्लाई और डिमांड जो ऊपर भी दे दिए उन्होंने, हमें टेबल में भी दिए और ऊपर पैराग्राफ में भी दिए है. यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट द अबव एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. आपको इसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्रिएट करना है. ओनली फॉर्मुलेशन, नो नीड टू सॉल्व. प्लीज डू नॉट सॉल्व. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको एवरी टाइम. सिर्फ फॉर्मुलेट करने के लिए बोला है या फिर इट सेड दैट फॉर्मुलेट लीनियर LPP एंड सॉल्व. अगर सॉल्व करोगे आगे अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो. इतना लंबा होता है ये सोल्यूशन, आपका आधा घंटा कम से कम 40-45 मिनट्स निकल जाएंगे और मार्क्स होंगे 6 नंबर ओनली फॉर फॉर्मुलेशन. सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है.
नाउ व्हाट शुड बी द वेरिएबल्स ओवर हियर? हमें कॉस्ट का डिटेल दिया हुआ है टेबल में, यूनिट कॉस्ट आर गिवन, तो ऑब्जेक्टिव तो मिनिमाइज है, मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द ऑब्जेक्ट. वेरिएबल्स क्या होंगे? Objective is to maximize Z. Sorry, minimize. Minimize Z, where Z should represent the total cost. How can we get this Z? तो हमें दिया हुआ है कॉस्ट हर एक प्लांट से हर एक डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंचाने का. So we will have to consider many variables over here. एक प्लांट से एक डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंचाने का हमारा एक वेरिएबल होगा, उसी प्लांट से दूसरे डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंचाना दूसरा वेरिएबल. लाइक दैट वील हैव हर एक कॉम्बिनेशन के लिए वन वेरिएबल. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल एबीसी वाले अल्फाबेट्स, फॉर योर ओन कन्वीनियंस यू कैन यूज वेरिएबल्स एज P1 D1, P1 D2, P1 D3, then P2 D1, P2 D2, P2 D3. Like that you can use the variables. Okay. P1 से D1 तक गुड्स पहुंचाने को हम बोल रहे हैं P1 D1. Number of units transferred from P1 to D1, we are calling them as P1 D1. Okay. तो हमें पहले लिखना पड़ेगा या लास्ट में कहीं पर भी we will have to specify the variables. आप कौन से variables use कर रहे हो, किस चीज़ को आप variable बोल रहे हो. So we will first express let number of units transferred from plant I to destination J be Pi dj, where I and J are 1, 2 and 3. जिस भी प्लांट से जिस भी डेस्टिनेशन तक जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको हम उस प्लांट का नंबर और उस डेस्टिनेशन का नंबर दे रहे हैं. अगर प्लांट आई है वहाँ से डेस्टिनेशन जे पे गुड्स जा रहे हैं तो हम उस वेरिएबल को बोल रहे हैं Pi dj, जहाँ पर आई या तो 1 या 2 या 3 हो सकता है, जे भी 1 या 2 या 3 हो सकता है. सो our ऑब्जेक्टिव विल बी, अगर गुड्स P1 से D1 पे जाते हैं कॉस्ट लगता है 400 रुपीज. सो द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम P1 to D1 वी आर कॉलिंग देम एज P1 D1. उनसे रिलेटेड टोटल कॉस्ट हो जाएगा 400 P1 D1. सो वील हैव कॉस्ट 400 P1 D1. वैसे ही अगर P1 से D2 पे आप गुड्स पहुंचाओ तो द नंबर ऑफ गुड्स विच यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम P1 to D2 यू विल कॉल देम एज P1 D2. उन पे एक यूनिट पे कॉस्ट लग रहा है 600, तो P1 D2 नंबर ऑफ यूनिट्स पे कॉस्ट लगेगा 600 P1 D2. आया समझ में? सिमिलरली फ्रॉम P1 to D3 एक यूनिट का कॉस्ट है 800, सो दिस विल बी 800 P1 D3. देन फ्रॉम P2 to D1 cost per unit is 1000. 1000 P2 D1 plus 1200 P2 D2 plus 1400 P2 D3 plus 500 P3 D1 plus 900 P3 D2 plus 700 P3 D3. हर एक कॉम्बिनेशन को हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक प्लांट से दूसरे डेस्टिनेशन पे कितने यूनिट्स ट्रांसफर होते हैं, हर एक का यूनिट कॉस्ट से हमने उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस विल बी द टोटल कॉस्ट. इसी को हमें मिनिमाइज करना है. सब्जेक्ट टू, नाउ कमिंग टू कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट निकालना विल बी इजियर देन ऑब्जेक्टिव फाइंड करना.
कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास पहला कॉन्स्टेंट है मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम सप्लाई अवेलेबल। P1, P2, P3 तीनों की हमें मैक्सिमम सप्लाई दी है। P1 की सप्लाई इज 65 सॉरी। P1 से आप कहीं पर भी यूनिट्स ट्रांसफर करो 65 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। P1 से आप कितने यूनिट्स ट्रांसफर कर रहे हो? P1, P2, P1 D1, P1 D2, P1 D3, these are numbers ना, number of units you are transferring from P1. इन तीनों का टोटल should not be more than 65. So the first constraint will be P1 D1 plus P1 D2 plus P1 D3. This should be less than equal to 65. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है। This is the supply of P1. ये समझ आया? वैसे ही सप्लाई ऑफ P2 इज रेस्ट्रिक्टेड टू 24 यूनिट्स। तो P2 से आप किसी भी डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर करो, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम P2 शुड नॉट बी मोर देन 24। हम P2 से कितने यूनिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं? तो कुछ यूनिट्स तो है जो D1 पे ट्रांसफर हो रहे हैं, P2 D1, कुछ है जो D2 पे ट्रांसफर हो रहे हैं, P2 D2, और कुछ है जो D3 पे ट्रांसफर हो रहे हैं, P2 D3। इन तीनों का टोटल शुड बी लेस देन इक्वल टू 24। वैसे ही P3 D1 प्लस P3 D2 प्लस P3 D3, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 111। ये तीनों हो गए हमारे सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स। Now the other condition is given for demand. Demand दी है हमें, which is the minimum requirement. किसी भी प्लांट से गुड्स आए, हमारे पास जितनी डेस्टिनेशन पे डिमांड है, मिनिमम उतने यूनिट्स हमारे पास आ जाने चाहिए। ओके, मतलब डेस्टिनेशन D1 की डिमांड है 60, तो उसे मिनिमम 60 यूनिट्स तो चाहिए ही, हम नहीं चलेंगे, कम से कम 60 यूनिट्स हमें उसे ट्रांसफर करना है। वो ट्रांसफर हम P1 से भी कर सकते हैं, P2 से भी कर सकते हैं, P3 से भी कर सकते हैं। टोटल यूनिट्स जो D1 के पास पहुंचेंगे उनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? P1 D1 प्लस P2 D1 प्लस P3 D1। D1 पे जो प्लांट P1 से आए, जो प्लांट P2 से आए, जो प्लांट P3 से आए, टोटल इतने यूनिट्स हमारे D1 पे पहुंचे। दिस शुड नॉट बी लेस देन 60, मतलब ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 60 होंगे चलेगा, 60 से ज्यादा होंगे तो चलेगा। इक्वल टू का साइन भी आता है, ये इररिलेवेंट नहीं है, आप इसको छोड़ नहीं सकते इक्वल टू को। दिस इज ऑल्सो मटीरियल, ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स में यू विल हैव इक्वल टू एंड वेयर यू विल नॉट। Similarly, for destination D2, we'll have P1 D2, P2 D2 plus P3 D2। तीनों प्लांट से कितने कितने यूनिट्स हमारे पास आए हैं? दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 65। Similarly for D3, P1 D3, P2 D3, P3 D3, this should be greater than equal to 75। ये हो गए हमारे डिमांड कॉन्स्ट्रेंट्स। सिर्फ ये दो ही कंडीशन दी है हमें क्वेश्चन में, तो इसके बाद लास्ट में हम नॉन नेगेटिविटी अजम्पशन लिखेंगे। जितने भी वेरिएबल्स हमने यूज किए, P1 D1, P1 D2, P1 D3, P2 D1, P2 D2, P2 D3, P3 D1, P3 D2, P3 D3, all these should be greater than equal to 0। 0 होंगे तो चलेगा, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। हो सकता है हम किसी प्लांट से किसी डेस्टिनेशन पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं करें, वो 0 हो, बट दे शुड नॉट बी नेगेटिव। नॉन नेगेटिविटी अजम्पशन।
So this is how we have formulated the LPP. Write this and read the second question. Use variables in which you do not get confused. आपको जिनसे easily आप चीज़ों को link कर पाओ, आप ध्यान में रख के formulate करते जाओ constraints. वैसे variable अगर यहीं पे आप ABCDE use कर लेते ना, आगे आपको कुछ समझ में ही नहीं आता. So we always choose variables which are comfortable for ourselves to link up.